गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर इतिहास के छठे अध्याय 3 वर्ग का आखिरी भाग पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में चतुर्थ वर्ग यानी चौथे वर्ग के विषय में जाना था। आज की क्लास में हम 14वीं शताब्दी के संकट और 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उनके विषय में पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा 14वीं सदी का संकट। 14वीं शताब्दी को यूरोप के इतिहास में संकट की शताब्दी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे संकट की शताब्दी कहते हैं बच्चों, क्योंकि यूरोप के आर्थिक विस्तार की जो गति थी इस समय बहुत धीमी पड़ गई थी और ऐसा माना जाता है कि गति धीमी पड़ने के कुछ कारण थे। उसमें से 3 प्रमुख कारण हैं। आइए हम उनको देखते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला कारण था पारिस्थितिकी बदलाव, यानी जो वातावरण में परिवर्तन आया या पारिस्थितिकी तंत्र में जो परिवर्तन आया उसने इस 14वीं शताब्दी के संकट को बहुत प्रभावित किया। देखिए क्या हुआ था कि उस समय उत्तरी यूरोप में 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 3 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। और ऐसा जब मौसम में परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन में खेती करना जो है बहुत कठिन हो गया, और जब खेती करना कठिन हो गया तो धीरे धीरे पैदावार भी कम होने लगी। मौसम बदलने लगा था और इस बदलते मौसम के कारण तूफ़ान और सागरीय बाढ़ों में भी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण अनेक फॉर्म और प्रतिष्ठान जो है नष्ट हो गए। और जब ये फॉर्म और प्रतिष्ठान नष्ट हो गए तो जो सरकार को करों के द्वारा जो आय होती थी वो मिलना बंद हो गई, एक तरीके से कम हो गई, क्योंकि जब हमारे पास आय का साधन ही नहीं होगा तो हम टैक्स कहाँ से दे पाएंगे सरकार को। और उसी समय आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि उस समय 3 क्षेत्रीय फसल चक्र का प्रावधान था, यानी भूमि को 3 हिस्सों में बांटकर और एक एक भाग में अलग अलग तरीके से खेती की जाती थी। लेकिन जो ये 3 चक्रीय फसल व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जब गहन जुताई हुई तो भूमि की उर्वरता शक्ति जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। 13वीं सदी में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ था उसके कारण बहुत सी जो चारागाह वाली भूमि थी उसको जो है कृषि योग्य बना दिया गया। तो धीरे धीरे चारागाहों की भी कमी होने लगी, और जब चारागाह की कमी होने लगी तो पशुओं की संख्या में भी कमी आ गई थी। इसके अलावा जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी, और जब जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई उस कारण उपलब्ध संसाधनों का अभाव हो गया। और जब संसाधन हमारे पास कम होंगे, यानी जनसंख्या ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम था, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, धीरे धीरे अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा। 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें भी हुई। बच्चों, ये सारी जो घटनाएं हैं ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जो परिवर्तन हुआ था उसके कारण हुई। 14वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप महाद्वीप के अनेक देश ऐसे थे जहां पर मुद्रा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। धातु मुद्रा, जिसे हम मेटल मनी कहते हैं, उसमें कमी का कारण था, और कारण ये था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों से उत्पादन का कम होना था। और जब चांदी की खानों का उत्पादन कम होने लगा तो उसका सीधे सीधे प्रभाव किस पर पड़ा? व्यापार पर प्रभाव पड़ा। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को कम करके उससे सस्ती धातुओं का मिश्रण करके जारी करना पड़ा, यानी जो मिश्रित सिक्के थे उनका प्रचलन करना पड़ा। अगला कारण था महामारी का प्रकोप। बच्चों, 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ और दूर के देशों के साथ व्यापार करने वाले पोत या जो जहाज़ होते हैं यूरोपीय तटों पर आने लगे, लेकिन इसके साथ एक हादसा ये हुआ कि इन पोतों के साथ चूहे भी आए, और ये चूहे अपने साथ एक भयंकर बीमारी ले आए जिसे हम प्लेग के नाम से जानते हैं। और उस समय इस बीमारी को बुएबोनिक प्लेग कहा गया, और ये महामारी पूरे यूरोप के देशों को प्रभावित कर गई। 1347 से लेकर 1350 ईस्वी तक पश्चिमी यूरोप जो है इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ, और ऐसा माना जाता है कि यह मध्यकालीन यूरोप की सर्वाधिक भयानक विपत्तियों में से एक थी। इस महामारी का जनसंख्या पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा।
ऐसा जो आंकड़े उस समय के दर्शाते हैं वो ये बताते हैं कि यूरोप की जनसंख्या के लगभग 20% लोगों की मृत्यु हुई, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के 40% तक थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की महामारी का ये कितना भयंकर रूप रहा होगा। प्लेग के कारण शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा दंश झेलना पड़ा। यूरोप की जनसंख्या 1360 ईस्वी में 730 लाख से घटकर 1400 ईस्वी में 450 लाख रह गई थी। कृषि एवं उत्पादन के बीच जो है गहरी असमानता आ गई थी और इस असमानता के कारण अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। आइए अब इस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के विषय में बात करें। जनसंख्या में कमी के कारण या ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में भी कमी आ गई थी। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में जो मजदूर लगते थे उनकी जो संख्या थी उसमें कमी आ गई थी। प्लेग के बाद इंग्लैंड के जो मजदूर थे, जो विशेषकर जो कृषि मजदूर थे, उनकी भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में लगभग 250% तक की बढ़ोतरी हो गई थी। यानी उस समय मजदूरी देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खर्चा हुआ करता था। अभिजात वर्ग ने इस का विरोध किया और जो भी उन्होंने धन संबंधी अनुबंध लागू किए थे उनको तोड़कर पुरानी मजदूरी सेवा को फिर से लागू किया। इसे लागू करने से जो कृषक थे, विशेषकर जो उसमें पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसका हिंसक विरोध किया, जिसमें से 1323 ईस्वी में फ्लैंडर्स में, 1358 ईस्वी में फ्रांस में और 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में हुए विरोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने सामंतों की आय पर भी बुरा प्रभाव डाला था। इन विरोधों को बहुत क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, लेकिन इससे ये बात तो साबित हो गई कि जो भी कृषक थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे सभी दास्ता के पुराने दिन वापस नहीं आने देंगे। बच्चों, अब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। बच्चों, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिक और वित्तीय शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया था। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलाव के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे थे। और ये नए शासक कौन थे? फ्रांस में लुई 11वां, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी 7 और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक माने जाते थे। और इन लोगों ने क्या किया था कि केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाकर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। इन शासकों ने संगठित स्थायी सेनाओं का निर्माण करके सेनाओं के लिए सामंतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर दिया। एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार अपनी सीमा के विस्तार की नई संभावना को शुरू किया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हुए थे। इस समय जागीरदारी और शाही वाली सामंत प्रथा और उस समय की जो आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेनाओं को संगठित किया। इसमें जो भी अभिजात वर्ग विरोध कर रहे थे, उनका विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष बिल्कुल चल नहीं पाया, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गए। विशाल सेनाओं के संगठन के लिए धन की आवश्यकता होती थी और इस धन की आवश्यकता की पूर्ति राजाओं ने करों में वृद्धि करके किया, यानी टैक्स में वृद्धि कर दी गई। और जब टैक्स में वृद्धि कर दी गई तो राजकोष को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई।
राजाओं ने अपनी सेनाओं का उपयोग सीमाओं की रक्षा और विस्तार के लिए और आंतरिक प्रतिरोध को दबाने में किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था, यानी जो कर में वृद्धि हो गई थी। इसमें अनेक विद्रोह हुए इंग्लैंड में। देखिए, जैसे 1497, 1536, 1547 और 1549 और 1553 में जो भी विद्रोह हुए थे, इसका बहुत ही क्रूरतापूर्वक दमन भी किया गया। जो उच्च वर्ग के अभिजात वर्ग थे, इन्होंने इसका विरोध किया और 16वीं शताब्दी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ सीमा तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के मध्य संघर्षरत थे। अब हम बात करेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई, और इस नई शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो तरीका था, ये अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किया था और उन्होंने अपने आप को राजभक्त में परिवर्तित कर दिया था। इनके अनुसार शासक अब सर्वोच्च नहीं होता था। अब राज्य का शासन राजभक्ति, विश्वास एवं आपसी निर्भरता पर आधारित था। इसमें इस नई शासन व्यवस्था में व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। सभी राजतंत्र, चाहे वो कितने भी कमज़ोर या शक्तिशाली हो, उन्हें उन व्यक्तियों का सहयोग चाहिए होता है जिनके पास सत्ता हो। समर्थन प्राप्त करने के लिए धन एक महत्वपूर्ण साधन बन गया और इस साधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी व्यापारियों और साहूकारों ने। व्यापारी और साहूकार जो थे, ये राजा को धन उधार देते थे, जिसका उपयोग राजा जो है सैनिकों को वेतन देने में किया करता था। समर्थन प्राप्त करने के बाद लुई 13वें ने 1614 में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेटस जनरल का एक अधिवेशन आयोजित कराया था। लेकिन आगे चलकर 1789 ईस्वी तक, लगभग 2 शताब्दी तक इसका कोई अधिवेशन आयोजित नहीं कराया गया और इसके पीछे ये कारण माना गया कि राजा तीनों वर्गों के साथ अपनी शक्ति को बांटना नहीं चाहता था। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, तो राजा ही सर्वोच्च सत्ता माना जाता था। तो इसीलिए स्टेटस जनरल की बैठक भी फ्रांस में नहीं बुलाई गई। इंग्लैंड इस मामले में फ्रांस से थोड़ा अलग था, क्योंकि नॉर्मन विजय से पहले वहाँ पर एक महान परिषद थी, जो आगे चलकर यही परिषद पार्लियामेंट के रूप में स्थापित हुई और इस पार्लियामेंट के 2 सदन हुआ करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड और पादरी सदस्य के रूप में होते थे, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल थे। चार्ल्स प्रथम ने 11 वर्षों तक कभी भी पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं बुलाया और वह लगातार शासन करता रहा। 17वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड और फ्रांस ने अलग अलग शासन व्यवस्था अपना ली थी। फ्रांस में गणतंत्रात्मक सरकार और इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। बच्चों, आज ये अध्याय आपका समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय के 6 वीडियोस में आपने भली भांति समझा होगा 3 वर्ग, चतुर्थ वर्ग और 14वीं शताब्दी का संकट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, इसे याद रखिएगा कि 14वीं सदी का जो संकट था वो क्या था। इसके अलावा जो राजनीतिक परिवर्तन हुए यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अनुसार अपने नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद।